Hello everyone. So this is the third video in history series of class 9th ICSE students only. So in this third video we'll be discussing the third chapter of history, that is Jainism and Buddhism. So first we'll see the background of Jainism and Buddhism, then we'll talk about the Jainism, after that Buddhism, and we'll compare these two religions. Okay. So coming to the background of these two religion. Background is that in 6th century BC, the Aryan settlement expanded to the east, accompanied by rapid socio-economic and political changes. सो 6th सेंचुरी आते आते 6th सेंचुरी BC आते आते आर्यंस जो थे वो कहाँ बढ़ने लगे, ईस्ट की तरफ बढ़ने लगे, और इनकी काफ़ी ज़्यादा सोशली पॉलिटिकली चेंजेस आने लगे. साथ ही साथ यानी LVP यानी लेटर वैदिक पीरियड में पीपल ने इस्तेमाल करना स्टार्ट करा आयरन एनेबल्ड टूल्स को, क्योंकि पहले ब्रॉन्ज टूल्स इस्तेमाल होते थे. याद होगा आपको, हरप्पन सिविलाइजेशन में आपने पढ़ा था. तो आयरन्स जब आए थे तो उन्होंने आयरन एनेबल्ड टूल्स इस्तेमाल करने स्टार्ट करे थे. इसकी वजह से फॉल्स को क्लियर करते चले गए और इसी वजह से ये आगे बढ़ते चले गए. इनका कल्टीवेशन बढ़ने लगा और इनकी सेटल्ड लाइफ बढ़ने लगी. जब कल्टीवेशन बढ़ा तो प्रोडक्शन जो था क्रॉप्स का वो ज़्यादा होने लगा. वो प्रोडक्शन जो था किंग्स के द्वारा यूटिलाइज़ करने लगा. किंग्स किस में यूटिलाइज़ करते थे? अपने मिलिट्री या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव नीड्स के लिए इस्तेमाल करने लगे. तो इस वजह से अब किंग्स के पास उनकी खुद की मिलिट्री होने लगी थी. जब ये मिलिट्री बढ़ने लगी तो इस वजह से किंग्स चाहते थे कि आसपास के एरिया पे भी उनका ही राज हो. उस राज के चाहने की वजह से वॉर्स बढ़ने लगी जिससे कि हर किंग के पास ज़्यादा से ज़्यादा टेरिटरी हो, इसलिए ये वॉर्स हो रही थी. दीज किंगडम्स वर कॉल्ड जनपद. ये जो किंगडम्स उन्हें जनपद कहा जाता था, और कुछ जनपद को मिला के एक बहुत बड़े बड़े किंगडम्स बन जाते थे, उन्हें महाजनपद कहा जाता था. 6th सेंचुरी BC इज रिगार्डेड इन इम्पॉर्टेंट एपॉच मतलब एक वो टाइम हिस्ट्री का, ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट एपॉच कहा जाता है. क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसमें एक अलग अलग तरीके की सोच डेवलप हो रही थी, जैसे कि ज़राथुस्त्रा या फिर ज़ोरास्ट्र जिसे कहते हैं, जो पर्शिया में थे. यहाँ पर चाइनीज़ में थे कन्फ्यूशियस. इसके अलावा महावीर जो थे और गौतम बुद्ध जो थे वो कुछ ऐसे थे जो इंडिया में पनप रहे थे, राइट. तो इस तरह कुछ थिंकिंग्स पनपती जा रही थी, एक अलग क्लास ऑफ लिविंग पनपता जा रहा था. रिलीजियस बिलीव्स जो थे और प्रैक्टिसेस जो थे उनको चैलेंज करने लगे लोग, और काफ़ी जगह पर उन्हें कुछ लोग यानी सेक्स मतलब कुछ सेक्शन ऑफ पीपल्स उन्हें रिजेक्ट भी करने लगे. ये रिजेक्शन क्यों हो रहा था, ये सारी चीज़ें जो है वो आप नीचे भी पढ़ेंगे. इनमें से कुछ सेक्ट जो थे, सेक्ट यानी कि लोगों के सेक्शन, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म करके एमर्ज हुए, आगे बढ़े, और आगे चल के वो रिलीजन बन गए. तो ये कुछ ऐसी वजह थी जिसकी वजह से आयरन का इस्तेमाल हुआ, आगे एक्सपेंशन हुआ किंगडम्स का, लड़ाइयाँ हुई, जनपद महाजनपद बने, फिर इन्हीं वजह से लोगों की सोच बदली और आगे चल के रिलीजन बनते चले गए इन्हीं चीज़ों की वजह से. तो ये तो बैकग्राउंड था. अब हम जानते हैं कि इनका सोर्स क्या है, कि कहाँ से हमें पता चलता है कि ये सब चीज़ें हुई थी. तो पहला सोर्स हमारा आ जाता है अंगाज. अंगाज मतलब एक हिंदी वर्ड भी है ये, जैसे कि अंग यानी पार्ट. तो जैन स्क्रिप्चर्स जो हैं, जैसे कि हिंदू के स्क्रिप्चर्स होते हैं आपके भगवत गीता, वैसे ही जैन में स्क्रिप्चर्स होते हैं अगामस. इसका मतलब क्या है? जो बात भगवान के मुंह से निकली हो, ठीक. इट इज़ जनरली एक्सेप्टेड दैट वॉट एवर लॉर्ड महावीरा टॉट आफ्टर गेनिंग ओमनी साइंस. ओमनी साइंस का मतलब, ओमनी साइंस एक वॉली स्टेट होती है जहाँ पर इंसान को सब कुछ पता चल जाता है, यानी नॉलेज ऑफ एवरीथिंग, जिसे हिंदी में सर्वज्ञानी भी कहते हैं. तो लॉर्ड महावीरा को जो ओमनी साइंस मिला उनको, तब जो उनके डिसाइपल्स यानी कि जो उनके शिष्य थे, उन्होंने सारी चीज़ों को जितनी महावीर जी ने बताई थी उनको 12 पार्ट में डिवाइड करा. इसका मतलब 12 अंग में, तो इनको अंगास कहते हैं. और इन 12 के 12 पार्ट को एक साथ अगर बोला जाता है तो क्या बोलते हैं? द्वादश अंगी. फॉरमोस्ट ऑफ दीज अंगास अचरंग सूत्रा. इसमें से सबसे पहले अंगा है अचरंग सूत्रा. ये किससे डील करता है? ये डील करता है कि एक जैन मॉन्क को किस तरीके से रहना चाहिए और उसकी लाइफ में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए. और इसके अलावा जो जाना माना अंगा है वो है भगवती सूत्रा या फिर व्याख्या प्रज्ञापति. उसमें क्या चीज़ लिखी हुई है? ये डील करता है कि जैन की क्या डॉक्ट्रिन्स यानी कि क्या रूल्स रेगुलेशंस होते हैं जैन तरीके से रहने के लिए.
थर्ड पॉइंट आ जाता है कि सीड्स यानी कि जो साधु थे ऑल्सो कंपाइल्ड 12 एक्सिलरी वर्क्स, उन्होंने 12 ऑक्सिलरी वर्क्स इंपॉर्टेंट वर्क्स के बारे में बताया जिनको उपंगास कहा जाता है। अंगास और उपंगास को काफ़ी लंबे टाइम तक नहीं लिखा गया था, इनको ओरली ही पास करा गया था रिलीजियस लीडर्स के द्वारा अपने लोगों को। एक फेमस हिस्टोरियन जो है हमारे आर.सी. मजुमदार, उनका क्या कहना है, 4th century BC, a famine in South Bihar led to the exodus of the important section of Jains, यानी कि 4th शताब्दी BC में भुखमरी आई थी साउथ बिहार में। इसकी वजह से काफ़ी बड़ा जैन समाज को नुकसान पहुंचा था और वो काफ़ी ज़्यादा हद तक ख़त्म भी हुए थे, जो कि हेड किसके द्वारा करे जा रहे थे, भद्रबहू। ठीक है, हेडेड करेगा वो भद्रबहू द्वारा साउथ इंडिया की तरफ। Those that remained behind in पाटलिपुत्र called for the council, और जो पाटलिपुत्र में रह गए उन्होंने एक काउंसिल बुलाई in order to revive the knowledge of the अंगास। क्यों बुलाई, जिससे कि अंगा, क्योंकि ओरली अभी तक पास ऑन करे जाते थे, तो अंगा में जितनी भी नॉलेज है उसको कलेक्ट करा जाए। इसी वजह से द रिजल्ट वॉज द कंपाइलेशन ऑफ द 12 अंगास। तो इसके बाद जितने भी 12 अंगास थे उनकी जितनी नॉलेज लेकर आई गई और उनको कलेक्ट करने की कोशिश करी गई। एट अनदर काउंसिल हेल्ड एट वलाभी इन गुजरात in the 6th or the 5th or the 6th century AD, a final collection of the scriptures were made for the first time in अर्धमगधी प्राकृतिक लैंग्वेज। यानी कि आखिरी में जो आखिरी काउंसिल रही थी वलाभी में गुजरात में, जो कि लगभग 5वीं से 6ठी शताब्दी की बात है, उसमें सारे के सारे जो स्क्रिप्चर्स उन्हें कंबाइन करा गया और उसको इस लैंग्वेज में लिखा गया। अंगा को एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्ट्राइन यानी रूल्स, सेट ऑफ रूल्स माना जाता है, जिसमें रिलीजियस राइट्स क्या क्या होते हैं और एक जो हाउस होल्डर की लाइफ होती है उसके क्या स्टेजेस होते हैं, वाउज ऑफ चेस्टिटी यानी कि ब्रह्मचार्य कि वाव लेना, रूल्स ऑफ कंडक्ट किस तरीके से रूल्स होने चाहिए, क्या कंडक्ट होने, जैन फिलॉसफी यानी जैन की सोच क्या होती है और किस तरीके से रहना चाहते हैं, ये सारी की सारी बातें जो हैं वो अंगा में लिखी हुई हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है त्रिपेटिका। त्रिपेटिका को अगर आप थोड़ा सा डिवाइड करके देखें तो त्रि का मतलब होता है 3, पेटिका यानी कैरी करने की कोई चीज़ है, तो ये है त्रिपेटिका। ये किससे डील करती है, इसमें क्या क्या लिखा है, इसमें लिखा हुआ है कि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्क है किसके लिए, बुद्धिस्ट के लिए। त्रिपेटिका का मतलब क्या है, 3 बास्केट्स, ठीक, जिसमें क्या लिखा हुआ है, एक तरीके से बताया 3 पेटिका किसका सिंबल है कि बुद्धिस्ट द्वारा जितने भी रूल्स को एक्सेप्ट करा जाता है वो सारे रूल्स उसमें लिखे हुए हैं। द अर्लीस्ट राइटिंग ऑन लॉन्ग नैरो लीव्स, जो जी सबसे पहले जो लिखे गए थे वो लंबे और पतले लीव्स पर लिखे गए थे और इनको सिल दिया गया था एक साइड से और इनकी बंचेस बना के सिल के 3 बास्केट्स में स्टोर करे गए थे, इसी वजह से इनको 3 पेटिका कहते हैं। देयरफॉर कॉल्ड द 3 बास्केट्स। ये किस लैंग्वेज में लिखे हुए हैं, ये पाली लैंग्वेज में लिखे हुए हैं। अब इन पेटिकाज में कौन कौन सी पेटिकाज हैं, उसमें क्या क्या लिखा हुआ है इसके बारे में जान लेते हैं। पहली है विनाया पेटिका। इसमें क्या है, इसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं किस चीज़ से रिलेटेड, बुद्धा प्रोमलगेटेड फॉर द मॉन्क्स, यानी कि बुद्धा जी ने जो मॉन्क्स यानी भिक्षु या फिर नन्स या भिक्षुकिन्स, इनके बारे में लिखा है कि इनको किस तरीके की लाइफ जीनी चाहिए। दे ऑल्सो टेल अबाउट द लाइफ एंड टीचिंग्स ऑफ बुद्धा एज वेल एज सम इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ एशियंट इंडियन हिस्ट्री, कस्टम्स एंड आर्ट ऑफ द पीरियड। यानी इसमें और भी क्या लिखा है, बुद्धा जी की लाइफ के बारे में लिखा हुआ है और वो किस तरीके से इंडिया हिस्ट्री किस तरीके रही है और इंडिया के क्या उस वक्त के जिस टाइम ये रिलीजन बन रहा था, डेवलप हो रहा था, उसे क्या कस्टम्स और आर्ट्स रहे थे उस पीरियड में। इसके अलावा आता है सेकंड वाला हमारा सुत्ता पिटका। इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है कि द डिस्कोर्स ऑफ बुद्धा ऑन वेरियस ओकेजन, यानी समय समय पर बुद्धा जी ने क्या क्या चीज़ें कहीं, क्या उन्होंने बोला, क्या उन्होंने वर्क करा। इट ऑल्सो हैज़ डिस्कोर्स बाय सम ऑफ द डिसाइपल्स ऑफ बुद्धा। इसी के साथ साथ जो बुद्धा जी के कुछ डिसाइपल्स यानी कि शिष्य थे उनके बारे में भी लिखा हुआ है। कौन कौन से शिष्य के बारे में लिखा हुआ है, सिरुपत्ता के बारे में लिखा है, आनंदा के बारे में और बाकियों के बारे में भी लिखा हुआ है। इसके अलावा इसमें धम्मपदा यानी कि जो वे ऑफ ट्रुथ, इसके बारे में लिखा हुआ है इस पेटिका में, और बुद्धिस्ट टीचिंग्स के बारे में लिखा हुआ है। थर्ड हमारी पेटिका आ जाती है हमारी अभिधम्मा पेटिका। इसमें बुद्धिस्ट फिलॉसफी के बारे में, जैसे पहले जैन फिलॉसफी थी उनके रहन सहन का तरीका, वैसी बुद्धिस्ट फिलॉसफी क्या मानते हैं, क्या सोचते हैं, उसके बारे में लिखा है। और इट डिस्क्राइब्स थिंग्स लाइक द वर्किंग ऑफ द ह्यूमन माइंड
एंड द स्टेट ऑफ मैटर, यानी इंसान का माइंड किस तरीके से काम करता है, इस सब चीज़ों के बारे में लिखा है। दी त्रिपिटिकास प्रोवाइडेड गिम्स ऑफ द सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लाइफ इन द एज ऑफ बुद्धा। और इन्हीं तीनों पेटिका को मिलाकर अगर देखा जाए तो सोशली, इकोनॉमिकली और पॉलिटिकल लाइफ किस तरीके की रही होगी बुद्धा जी की, इसके बारे में लिखा है। तीसरा हमारा जो मेन है वो लिखा आता है जटाकास। जटाका किससे रिलेट करता है? जटाका रेफर टू द टेल्स विच डिस्क्राइब द प्रीवियस बर्थ ऑफ बुद्धा, यानी बुद्धा जी की जो प्रीवियस बर्थ थी उनकी जो कहानियाँ हैं वो ने कहा जाता है जटाकास। वो और ये भी माना जाता है कि बुद्धा जी ने जो पहले के जन्म लिए होंगे वो ह्यूमन लाइफ में या फिर एनिमल फॉर्म में भी लिए होंगे। जैसे हिंदूज़ में भगवान विष्णु जी के माना जाता है कि उन्होंने अलग अलग अवतार लिए थे, मछली का भी लिया था जैसे मत्स्य कहते हैं, और इंसान का भी लिया है। तो इस तरीके से बुद्धा जी के लिए माना जाता है कि उन्होंने ह्यूमन में और एनिमल फॉर्म में दोनों में ही अवतार लिए थे, और उसी चीज़ की टेल्स को जटाका कहा जाता है। मैनी जटाका टेल्स हैव पैरेलल इन द महाभारत एंड एल्सवेयर इन नॉन बुद्धिस्ट लिटरेचर। और काफ़ी सारी जटाका टेल्स कुछ महाभारत से रिलेट भी करती हैं, और काफ़ी सारी नॉन बुद्धिस्ट यानी बुद्ध के अलग जितनी भी लिटरेचर स्क्रिप्चर्स बने हो उसमें भी कहीं ना कहीं मिल जाएंगी आपको। द जटाका स्टोरीज हैव ऑल्सो बीन इलस्ट्रेटेड फ्रिक्वेंटली इन स्क्रिप्चर्स एंड पेंटिंग्स थ्रू आउट दी बुद्धिस्ट वर्ल्ड। और जटाका स्टोरीज को पेंटिंग्स के द्वारा काफ़ी जगहों पर दिखाया भी जाता है, जैसे कि एक फ़ोटो है, ये भी एक जटाका पेंटिंग ही है, इसमें बुद्ध भगवान की स्टेजेस दिखाई गई हैं लाइफ की। नेक्स्ट, although many Jatakas were written from an early period which describes previous lives of the Buddha, very little biographical material about Buddha's own life has been recorded. However, the Jatakas throw significant light on the political, social, economical conditions of the peoples from the 5th through the 2nd century BC. They also reflect Buddhist moral ethics and principles. यानी इसका मतलब ये हो कि जटाकाज में बहुत सारी स्टोरीज़ भगवान बुद्ध से रिलेटेड है, लेकिन उनकी खुद की बायोग्राफी यानी कि खुद की जो जीवन उनका बीता है उसके बारे में बहुत कम लिखा हुआ है। और ये जितनी भी उस वक्त किस तरीके से लोग पॉलिटिक्स किस तरीके से रहती थी, इकोनॉमिक लाइफ लोगों की कैसी थी, सोशल लाइफ कैसी थी, इन सब चीज़ों के बारे में दिया हुआ है। अब ये जैनिज़्म एंड बुद्धिज़्म बड़े क्यों उस टाइम हिंदुज़्म सबसे ज़्यादा हुआ करता था खासकर इंडिया में, तो ये क्यों बड़े, क्या ऐसे रीज़न्स रहे उसके बारे में जान लेते हैं। तो पहला रीज़न ये है रिएक्शन अगेंस्ट रिचुअलिज्म। जितने भी रिचुअल्स थे वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होने लगे थे और ऑर्डिनरी पीपल के बियॉन्ड थे, और जो प्रीस्ट थे वो इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचते थे कि जो गरीब इंसान है वो इस तरीके से रिचुअल्स कैसे करवाएगा। इसी वजह से लोगों ने सोचा कि कोई ना कोई एक ऐसी फेथ होनी चाहिए जो सिंपल हो और वो ज़्यादा महंगी ना हो। तो पहला ये रहा। इसके अलावा करप्शन इन रिलीजन। करप्शन इन का मतलब ये हुआ कि जो प्रीस्ट थे वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लेना चाहते थे, और ज़्यादा पैसे लेने के चक्कर में लोगों ऑर्डिनरी इंसान से भी कहते थे कि वो यज्ञ करवाएं और ऐसे ऐसे तरीके राइट्स करवाएं। और इस चीज़ का जो प्रोटेस्ट था वो क्षत्रिय लोगों ने, यानी कि जो किंग टाइप के लोग होते थे, जो क्योंकि क्षत्रिय ही उस वक्त किंग्स बनते थे, उन्होंने इसका प्रोटेस्ट भी करा। क्योंकि ये सब चीज़ें एक कॉमन इंसान द्वारा नहीं करी जा सकती थी, इतना पैसा नहीं खर्च कर सकते थे। इसी वजह से जैनिज्म और बुद्धिज्म जो था वो दो क्षत्रिय प्रिंस के द्वारा ही डेवलप करा गया, यानी ये रिलीजन दो क्षत्रिय प्रिंस ही लेकर आए थे। रिजिड कास्ट सिस्टम, जैसे हम जानते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का जो सिस्टम था, इसी वजह से कोई इक्वालिटी नहीं थी। लोग अपने हिसाब से रिलीजन में उन्हें रहना पड़ता था, अपनी एबिलिटी के हिसाब से चेंज नहीं हो सकते थे। अगर कोई शूद्र के अंदर एबिलिटी भी अच्छी तो भी वो शूद्र ही रहता था। तो ये रेस्ट्रिक्शंस जो थी, और खाने पे रेस्ट्रिक्शन और पीने पे रेस्ट्रिक्शन, मैरिज पे रेस्ट्रिक्शन, इंटरकास्ट मैरिज तो इम्पॉसिबल थी, ये रिजिड कास्ट सिस्टम की वजह से भी लेकर आए। डिफ़िकल्ट लैंग्वेज, ज़्यादातर जो चीज़ें थी हिंदुइज़्म की वो सारी संस्कृत में होती थी, और एक आम इंसान के लिए वो समझना थोड़ा मुश्किल था। इसलिए लोग चाहते थे कि उनको कोई एक ऐसा अल्टरनेटिव चीज़ मिले कि वो आसानी से समझ पाए और कर पाए। इसके अलावा पॉलिटिकल सिचुएशंस क्या थी। 6th सेंचुरी BC में मगध जो था वो रूल्ड कराया था बिम्बसारा की वजह से, और जो बाद में रूल करा गया अजातशत्रु द्वारा। ये दोनों के दोनों जो किंग थे वो काफ़ी ज़्यादा लिबरल यानी फ्री माइंडेड थे, और ये टॉलरेट करना जानते थे। इसी वजह से इसके अलावा एक दूसरी वजह ये भी थी कि ब्राह्मण्स के इन्फ्लुएंस में कम थे, तो जितने भी सोशल इवल्स थे इन्होंने उन्हें भी कंडेम करा और पैट्रोनाइज करा, यानी कि एक तरीके से चंदा दिया या फिर डेवलप करने के लिए पैसे दिए किसको, जैनिज्म और बुद्धिज्म को। एग्रीकल्चर इकोनॉमी एक ये बहुत बड़ा पॉइंट है कि पहले के टाइम में, इवन आज भी
एनिमल सेक्रीफाइस करा जाता है, यानी कि बलि दी जाती है, आपने काफ़ी और सुना भी होगा। तो उस वक्त के जो लोग थे, आज भी इंडिया में फार्मर्स ज़्यादातर थे जो कि गंगाटिक वैली यानी गंगा नदी के आसपास, उस वैली के आसपास रहते थे। तो ये लोग जो थे आयरन का इस्तेमाल क्योंकि जानने लगे थे, आयरन के थ्रू प्लगिंग यानी कि अपनी खुदाई वगैरह जुताई जो थे वो करने लगे थे अपने लैंड्स पे। उसी वक्त में जो एनिमल्स थे उनका सेक्रीफाइस काफ़ी दिया जाता था। तो बलि जो दी जाती थी, फार्मर्स को गलत लगता था कि हमारे जो एनिमल्स हैं उनकी बलि नहीं देनी चाहिए। तो इस वजह से फार्मर्स काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए जैनिज़्म और बुद्धिज्म की तरफ, क्योंकि इन दोनों ही रिलीजन में नॉन वायलेंस और बलि वाला एनिमल सेक्रीफाइस के अगेंस्ट थे। अब हम बेसिकली जैनिन्स के बारे में इंडिपेंडेंटली पढ़ते हैं, फिर उसके बाद हम बुद्धिज्म के बारे में इंडिपेंडेंटली पढ़ेंगे। जो डॉक्ट्राइन्स प्रीच बाय तीर्थंकर, सेंट्स और आचार्य, तो जैसे कि हमारे यहाँ सन्यासी आचार्य कहते हैं, वैसे ही जैन में तीर्थंकर्स कहा जाता है। तो जो डॉक्ट्रिन्स थी यानी रूल्स एंड रेगुलेशंस थे वो तीर्थंकर्स ने बनाए थे। टोटल 24 तीर्थंकर थे, जिसमें से आखिरी जो तीर्थंकर थे वो कौन थे? वर्धमान महावीर, ठीक। और जो फर्स्ट थे वो थे ऋषभदेवा और 23rd थे परशवनाथ। ये जैनियों का सिंबल है, ये उनका एक होली सिंबल कहा जाता है। तो वर्धमान महावीर को क्यों इतना ज़्यादा माना जाता है, इसके कुछ रीजंस हैं। वो 24th और लास्ट तीर्थंकर थे, ये उन्हीं की इमेज है मंदिर की। ये वर्धमान महावीर ने ही एक्चुअली जैनिज्म को पॉपुलर और सिस्टमेटिक वे में डील करा, आगे बढ़ाया, और इनको ही एक्चुअली फाउंडर ऑफ जैनिज्म माना जाता है। ये कहाँ पर इनका जन्म हुआ था? खुदाग्राम में हुआ था, जो कि वैशाली के पास है, बिहार में। ये सेकेंड हाफ ऑफ द 6th सेंचुरी में इनका जन्म हुआ था। इनके जो फादर थे वो क्षत्रियों के क्लैन से थे। इनकी जो मदर थी त्रिशला, वो एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करती थी जो लिचवासी की फैमिली थी, रॉयल फैमिली। इनकी जो शादी हुई थी वो हुई थी यशोदा से। इट वॉज डन, और ये शादी क्यों करी गई थी? क्योंकि ये चाहते थे कि जो वर्धमान महावीर थे इनकी अटेंशन थोड़ी सी डाइवर्ट हो जाए, किस तरफ से? सन्यासी जीवन से थोड़ा अलग जाए, यानी कि ये सन्यासी की तरफ बढ़ते जा रहे थे। तो उनके फादर मदर चाहते थे कि सन्यासी धर्म से थोड़ा सा हट जाए, इस वजह से इनकी शादी कराई गई थी। बचपन से ही इनको स्पिरिचुअलिटी में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था। ये बहुत एजुकेटेड और बहुत ब्रेव थे। ये इतने ब्रेव थे कि इनकी कहानियाँ मशहूर थीं, इसी वजह से इन्हें महावीर कहा जाता था, यानी कि बहुत ज़्यादा ब्रेव महावीर। जब इनकी बर्थ हुई थी तो किंगडम जो था इनका बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरस था, यानी कि उसमें बहुत प्रॉस्पेरिटी थी, सब कुछ अच्छा था। इसी वजह से इनका नाम वर्धमान रखा गया, क्योंकि प्रॉस्पेरिटी का हिंदी मीनिंग होता है वर्धमान। तो इस तरीके से इनका नाम आया था वर्धमान महावीर। 30 साल की एज में आते आते जब इनके पेरेंट्स की डेथ हो गई, तब इन्होंने दुनिया के अपनी जितना भी वर्ल्ड है, मटीरियल वर्ल्ड, उसको छोड़ के ये इधर उधर घूमने लगे, किस तरीके से सन्यासी के रूप में घूमने लगे। और उन्होंने 12 साल का एक सीवियर पेनेंस यानी तपस्या करी, 12 साल की बहुत सीवियर पेनेंस करा। और 12 साल बाद जाके इनको सुप्रीम नॉलेज, जैसे हम ओमनी साइंस ऊपर भी कहा था, वो इन्हें मिली। इन्होंने अपने ही सारे डिज़ायर को सबड्यूट कर लिया था, यानी कि अपने सारे डिज़ायर्स के ऊपर कंट्रोल कर लिया था। इसी वजह से इन्हें जिना या फिर कॉन्करर, यानी कि अपनी चीज़ों के ऊपर कैप्चर करने वाले को कॉन्करर कहते हैं, और उसी को ही जिना कहते हैं। इसी वजह से इनके जो फॉलोअर्स हैं उन्हें जिनाज या फिर जैन्स कहा गया। जो इनका पहला उद्देश्य था वो कहाँ था? वो माउंट विपुल पे, राजगढ़ कैपिटल ऑफ मगध में दिया इन्होंने। ही वॉज नाउ केवलिन। केवलिन का मतलब जिसको सब कुछ आता हो, सब कुछ पता हो। इसी वजह से बाद में मिलकर इनका नाम लॉर्ड महावीरा पड़ गया। प्रीच्ड इन वेरियस सेंटर्स, इन्होंने अपनी जो बातें थी काफ़ी जगहों पर कहीं। और इन्होंने सेल्वेशन यानी कि मुक्ति इन्हें कब मिली? 72 साल की उम्र में इन्हें मुक्ति मिली। कहाँ पर मिली? पावापुरी, बिहार में। एट द टाइम ऑफ द डेथ ही हैड 14,000 फॉलोअर, और इनकी जब इनकी डेथ हुई उनको 14,000 फॉलोवर्स थे। तो इनकी जो पहला उद्देश्य था वो मगध में ही था, और मगध किनका राज्य था? इनके पिताजी का राज्य था। इन्होंने वहीं पर ही अपनी पहली उद्देश्य दिया। जो मेन टीचिंग्स है जैनिन्स की वो क्या है? इनकी मेन टीचिंग्स ये हैं, पहले तो ये वेदास को, जो कि हिंदू में माने जाते हैं, उन्हें नहीं मानते हैं। और इनके 5 वाव्स हैं, यानी
कस्में हैं। जो पांचवा वाव है वो महावीरा द्वारा एडिट करा गया था, बाकी के 4 वाव जो थे वो पहले से चलते हुए आ रहे थे। और ये वॉयलेंस के ऊपर पूरी तरीके से नकारते हैं। वॉयलेंस किसी भी तरीके की, चाहे फिजिकल हो यानी एक दूसरे से लड़के, वर्ड्स में या फिर बोलने के थ्रू अगर आप वायलेंस करें, फिर मेंटली किसी का अगर आप दिमाग में भी गलत चाहते हैं, तो ये सब चीज़ें जैन धर्म के बहुत खिलाफ हैं। तो मेन 5 वाव क्या क्या हैं? एक अहिंसा, जिसको हमने अहिंसा वायलेंस वाली बात करी कि किसी को चोट नहीं पहुंचाना है। सत्य, हमेशा सच बोलना है, किसी को कभी झूठ नहीं बोलना है। असत्य, कभी कोई चीज़ चुरानी नहीं है। अपरिग्रह यानी कि किसी भी चीज़ को अपना पोजीशन, यानी आपके अंडर में कोई चीज़ नहीं होगी, ना ही आप कोई चीज़ खरीदेंगे, आपकी कोई ओनरशिप नहीं होनी चाहिए। और ब्रह्मचार्य यानी चेस्टिटी। ये इनके 5 वाउस थे। इसके अलावा जो 5 वाउस के अलावा ये भी माना जाता है दैट कि एक जैन को इन 5 सच्चाइयों के बारे में पता होना चाहिए। क्या? कि जीवा लिविंग थिंग क्या है, अजीवा नॉन लिविंग थिंग क्या है। पुण्य करके अगर आप अच्छे काम करोगे तो उसके अच्छे रिजल्ट मिलेंगे आपको। सिन यानी पाप। अशरव, अच्छी चीज़ें करना। संवर यानी कि क्या है, कर्मा। कर्मा किस तरीके से वर्क करता है कि आप अच्छे काम करोगे तो भगवान आपके साथ अच्छा करेगा। बॉन्डेज यानी कोई बंधन के बारे में। निर्जरा, कर्म का कोई डिस्ट्रक्शन, अगर आप गलत काम करोगे तो आपके कर्म का फल आपको नहीं मिलेगा। और सेल्वेशन यानी मोक्ष, इसके बारे में एक जैन को पता होना चाहिए। डॉक्ट्राइन्स ऑफ जैन, और क्या रूल्स हैं जैन में? त्रिरत्ना यानी कि 3 रत्न, 3 ज्वेल्स। क्या क्या है? राइट फेथ, राइट नॉलेज और राइट कंडक्ट। सही फेथ रखिए, सही जानकारी रखिए और सही तरीके से आगे वर्क करिए। कर्मा, इसका दूसरा फेथ, दूसरा आ गया। फिर इक्वालिटी, हर कोई इक्वल होना चाहिए। एटर्नल सोल यानी कि सोल जो है हमेशा इमॉर्टल रहती है। सैल्वेशन यानी मोक्ष। और बिलीफ इन पेनेंस यानी कि आपकी तपस्या पे अपना विश्वास रखना। और तभी जैन्स में ये माना जाता है कि डाई ऑफ स्टारवेशन, यानी कि कोई इंसान अगर भूखे रह के अपनी समाधि लेता है तो उसको सबसे ज़्यादा बड़ी चीज़ माना जाता है। उसको क्या कहा जाता है? उसे संतरा या फिर सलेखा कहा जाता है, और ये बहुत बड़ी चीज़ मानी जाती है। ड्यू टू सीवियर पेनेंस जैनिस हैड फ्यूअर फॉलोअर्स। और इसी कुछ रेस्ट्रिक्शंस की वजह से, सीवियर पेनेंस की वजह से ही जैनिस के जो हैं फॉलोअर्स कंपैरेटिवली कम होते हैं। जैनिस कैसे बढ़ा, किस किस जगह पे बढ़ा? उसका सबसे बड़ा रीज़न ये था कि इनके पास एक रॉयल पैट्रोनेज थी, यानी कि रॉयल राजा महाराजाओं से इनको चंदा दान वगैरह आता था। इसी वजह से काफ़ी तेज़ी से बढ़ा। कौसला, मगध, मिथिला, चंपा और काफ़ी अलग अलग पार्ट्स में कंट्री के। लॉर्ड महावीरा ने मोनेस्ट्रीज़ बनवाई, और इन वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया मोनेस्ट्रीज बनवाई। वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में जैनिज़्म वॉज पैट्रोनाइज्ड बाय द बिजनेस कम्युनिटी, और इंडिया के वेस्टर्न पार्ट में जैनिज़्म को पैट्रोनाइज करा गया किसने? बिजनेसमैन कमेटी ने। साउथ में बाय राष्ट्रकूटा और चालुक्य किंग्स ने करा। आगे जाके ये कर्नाटका में एक डोमिनेंट यानी मेजर रिलीजन बना, और ये फैला उड़ीसा में, राजस्थान में और गुजरात में। गुजरात में यहाँ पे ए और आएगा। यूज़ ऑफ लोकल डायलेक्ट्स, और ये इसके फैलने की बहुत बड़ी वजह ये भी थी कि इन्होंने संस्कृत की जगह प्राकृत लैंग्वेज का यूज़ करा, यानी क्योंकि ये एक लोकल डायलेक्ट था। डायलेक्ट मतलब एक लैंग्वेज का वो तरीका जो वहाँ का लोकल इंसान ईजिली समझ पाए। फॉर एग्जांपल जैसे बिहार में अगर आप जाएंगे तो बिहार में बोली तो हिंदी ही जाती है, लेकिन उसकी वहाँ की लैंग्वेज लोकली क्या कहा जाता है कि बिहारी बोल रहे हैं, राइट। तो एक वो डायलेक्ट होता है, जो लैंग्वेज वही है लेकिन उसमें थोड़े से चेंजेस होते हैं कि वहाँ का लोकल इंसान समझ पाए, तो उस चीज़ को डायलेक्ट कहा जाता है। आगे चल के जो इनका जो डिवीज़न था वो 2 पार्ट में हो गया। ये 2 पार्ट में कैसे कैसे हुआ? जब भद्रबहू जैनिस को कर्नाटका की तरफ लेकर गए, देयर अक्रॉस वहाँ पर इनके कुछ डिफरेंसेस बने किस किस के बीच में? भद्रबहू और सतुला भद्रा के बीच में, जो कि मगध में बेस्ड थे। तो एक काउंसिल बुलाई गई, फर्स्ट काउंसिल जो 300 BC में बुलाई गई थी, और जो उस वक्त जो इनके डिफरेंसेस थे वो सामने आ गए, और इसी वजह से जैन के 2 ग्रुप बन गए, जिनका आपने नाम भी सुनोगे, जिन्हें कहते हैं हम श्वेतांबर, और इंग्लिश में वाइट क्लेट्स कहा जाता है, या फिर दिगंबर कहा जाता है। तो श्वेतांबर जो थे वो सतुला भद्रा द्वारा आगे लेकर लेड करा जा रहा था। ये मगध में ही रहे, इनको वाइट क्लोथ्स पहनते थे और अपना फेस कवर करते थे एक छोटे से स्मॉल पट्टी से, जिस मास्क तरीके का जो नाक और मुंह पर पट्टी बनाई जाती है। ये क्यों करा जाता था? क्योंकि ये चाहते थे टाइनियस्ट से टाइनियस्ट इंसेक्ट से
जन्म भी इनके मुंह के अंदर या फिर नाक के अंदर जाके उसकी डेथ ना हो। और ये बिलीव नहीं करते थे एक्सट्रीम पेनेंस पे या फिर तपस्या पे, ये इतना ज़्यादा बिलीव नहीं करते थे, बट हाँ ये फास्ट ज़रूर रखते थे। दिगंबर्स वो थे जो फॉलो करा गया था भद्रबहू द्वारा। इनको स्काई क्लैड भी कहा जाता था। ये अपनी बॉडी को किसी भी चीज़ से कवर नहीं करते थे, और ये मानते थे इस कवर करना इसलिए नहीं करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये एक शो करता है कि हम वर्ल्डली प्लेजर से डिटैच हो चुके हैं। इसके अलावा ये मानते थे कि अगर हम कपड़े पहनेंगे और कपड़े पहनने के बाद जब उन्हें धोने भी जाएंगे तो काफ़ी सारे जर्म्स की डेथ होगी, तो ये वो भी नहीं चाहते थे। और ये काफ़ी ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स फॉलोवर थे महावीर जी के, और ये बड़े फास्ट, लंबे फास्ट और एक तपस्वी लाइफ के ऊपर बिलीव रखते थे। जेनिन्स का क्या इम्पैक्ट रहा? पॉलिटिकल इम्पैक्ट इस तरीके से रहा कि शुरुआत में रिमार्केबली बड़ा, ये बुद्धिज्म से भी ज़्यादा क्षत्रियों ने एम्ब्रेस भी करा इसे, और ये इसी वजह से लेस वॉर इंस्टिंक्ट, यानी कि वहाँ के क्षत्रिय थे वो कम लड़ना उन्होंने चालू करा। उनका दिमाग इस तरीके हो कि वॉर ज़्यादा अच्छी चीज़ नहीं है। सोशल एंड रिलीजियस इम्पैक्ट किस तरीके का, ये इन्होंने कास्टेंस को डिस्कार्ड करा, यानी कास्टेंस को ख़त्म करना के लिए कहा, और शर्न करा रिचुअल्स को, यानी अवॉइड करा रिचुअल्स को, सोशल सर्विस करी। लैंग्वेज एंड लिटरेचर इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा। जो इनकी लैंग्वेज थी वो कौन सी थी? प्राकृत लैंग्वेज थी। एंड समटाइम्स इन लोकल लैंग्वेज, और कई बार लोकल लैंग्वेज में भी इनके लिटरेचर्स लिखे गए। कंपाइल्ड, इनकी जितने लिटरेचर्स थे उनको 6th century AD में इनको वल्लभी गुजरात में कंपाइल करा गया, आप पहले भी पढ़ चुके हैं। आर्ट एंड आर्किटेक्चर पर अगर आए, जो इन्होंने टेम्पल्स एंड मोनेस्ट्रीज इन्होंने बिल्ड करी, कई सारी धर्मशालाएं बिल्ड करी, ऑर्फनेजेस यानी कि अनाथालय बनाए, और काफ़ी सारे चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को भी सपोर्ट करा या फिर इनको सपोर्ट मिला। द मोस्ट फेमस जैन होली प्लेस इज़ पलितना इन गुजरात विच हैज़ मोर देन 800 टेम्पल्स। और सबसे ज़्यादा फेमस जगह ये है गुजरात में, और इसमें लगभग 800 से ज़्यादा टेम्पल हैं। डिक्लाइन, जैनिज्म क्यों ख़त्म हुआ, इसके क्या रीजंस थे? प्रीज रिजिड ऑस्टेरिटी, क्योंकि इसमें एक रिजिड तपस्वी बनना था आपको। उसी वक्त में बुद्धिज्म भी बढ़ रहा था, तो बुद्धिज्म की तरफ भी लोग अट्रैक्ट हो रहे थे। थ्योरी ऑफ अहिंसा वॉज एक्सटेंडेड इवन टू वेयरिंग क्लोथ्स, और जो अहिंसा वाली यानी किसी नॉन वायलेंस से ना मारने वाली जो चीज़ थी वो कपड़े ना पहनने तक बढ़ गई थी, तो इस वजह से लोग उसको अवॉइड कर रहे थे कि दे उनको ऐसा नहीं चाहते थे कि वो कपड़े ना पहने। दीज फैक्टर प्रिवेंटिंग गेटिंग पॉपुलर सपोर्ट, इसी वजह से इनको बहुत ज़्यादा पॉपुलर सपोर्ट नहीं मिल पाया। फॉरेन कंट्रीज़ तक ये नहीं बन पाई क्योंकि इसमें कोई मिशनरी इफ़ेक्ट नहीं था। इनको जो पैट्रोनेज थी वो भी कंटेम्प्रेरी नहीं मिली। कंटेम्प्रेरी मतलब जो प्रेजेंट रूलर थे उनके थ्रू ज़्यादा पैट्रोनेज नहीं मिली, यानी चंदा नहीं मिला। तब की बुद्धिज्म के कंट्रास्ट में उस टाइम के जो रूलर्स थे जैसे कि अशोका, हर्षा, कनिष्का, उनके द्वारा इनको पैट्रोनेज मिल रहा था। इन्होंने एडवोकेट करा इक्वालिटी को, बट इक्वालिटी को बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से नहीं माना गया। हाई और लो पोजीशंस के सोसाइटी में इक्वालिटी को ज़्यादा एम्फेसिस नहीं दिया गया। गुप्ता के पीरियड में ये जो था सब कुछ गुप्तास पीरियड में हिंदूज़ को ज़्यादा सपोर्ट मिला और हिंदूज़ दोबारा पॉपुलर हो गया था। तो ये सब अभी तक हमने पढ़ा जैनिज्म के बारे में। अब हम आ जाते हैं बुद्धिज्म के बारे में। बुद्धिज्म में अगर आप आते हैं तो बेसिकली बुद्धिज्म को एक मिडवे माना जाता है कि हिंदुज़म और जैनिज्म से, इनके बुद्धिज्म के अंदर हिंदुज़म और जैनिज्म दोनों से रिलेटेड कुछ कुछ चीज़ें हैं, और इनका इंडिया के बाहर बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स भी थे। तो ये जो बुद्धिज्म स्टार्ट हुआ वो है गौतम बुद्ध से, जिनकी स्टोरी आपने बचपन में हैप्पी प्रिंस नाम से शायद कभी ना कभी पढ़ी हो। तो यही फाउंडर थे बुद्धिज्म के। ये एक क्षत्रिय थे, कहाँ के? शाक्या के। इनकी बॉर्न हुए थे, ये इनका जन्म हुआ था 563 BC में लुम्बिनी में, नियर कपिलवस्तु, नेपाल में। चाइल्डहुड नेम इनका सिद्धार्थ था। इनके जो फादर थे सुदोबना थे, जो कि कपिलवस्तु के रूलर थे। ये भी महावीर की तरह बचपन से ही स्पिरिचुअल परसुएट में स्पिरिचुअली इन्फ्लुएंस्ड थे चाइल्डहुड से ही। जितनी भी लग्जरीज थी इनका इनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं था। इनकी काफ़ी यंग एज में शादी करा दी गई थी। यशोधरा इनकी वाइफ का नाम था और इनका बेटा था राहुल नाम से। द ग्रेट रिनाउंसिएशन और महाविश्वकर्मा, ये आपने स्टोरी, इस चीज़ से रिलेटेड स्टोरी शायद आपने बचपन में कभी ना कभी कहीं ना कहीं पढ़ी हो। द ग्रेट रिनाउंसिएशन या फिर महाविश्वकर्मा की, जब इनके अंदर चेंजेस कैसे आए।
चेंजेस कुछ इस तरीके से आए कि जब ये प्रिंस बन गए थे तब अपने चैरियट से इन्होंने कहा कि भाई इनको अपना किंगडम घूमना है। किंगडम जब ये घूमने गए तो इनके अंदर कुछ साइट्स इन्होंने देखी, द 4 ग्रेट साइट्स जिसका नाम कहा जाता है, कि इन्होंने इंसान को देखा और इन्होंने अपने चैरियट से पूछा कि भाई ये व्यक्ति कौन है, तो उन्होंने बताया ये ओल्ड है। उन्होंने पूछा मैं भी ऐसा हो जाऊंगा कि आगे चल के, उन्होंने कहा हाँ आप भी ऐसे हो जाएंगे। सिख व्यक्ति को देखा, डेड था, तो इनके मन में काफ़ी जो क्वेश्चंस आए इन्होंने पूछे। बाद में इन्होंने एक एसेटिक को देखा, यानी एक तपस्वी को देखा। उन्होंने कहा कि भी अभी तक हमने ओल्ड, सिक और डेड को देख के इन्हें काफ़ी ख़राब लगा कि ऐसा क्यों हो जाता है इंसान। बाद में तपस्वी को देखा तो उसको देख के काफ़ी ज़्यादा चौंक गए थे। उन्होंने कहा ये कौन से व्यक्ति हैं जिनके चेहरे पर इतना तेज हैं, इतने शांत हैं, ये काफ़ी ज़्यादा लेवल्ड लग रहे हैं, खुश लग रहे हैं, कौन है? तो उन्होंने बताया ये तपस्वी हैं। तो तभी इन्होंने सोचा था कि इन्हें इस तरीके की लाइफ नहीं जीनी है, इन्हें कौन सी लाइफ जीनी है? तपस्वी वाली लाइफ जीनी है। फिर इसी वजह से इन्होंने अपना जो था घर जो छोड़ दिया सत्य के खोज में, और ये जगह से जगह इधर उधर घूमते रहे। समटाइम्स स्टडीज़ अंडर रिनाउंड टीचर्स इन राजीगढ़। उन्होंने राजीगढ़ नाम की एक जगह में कुछ रिनाउंड टीचर्स के अंदर में पढ़ाई भी करी। उसके बाद ये गया चले गए। इन्होंने सीवियर पेनेंस करा और एक एक्सट्रीम तपस्वी वाली लाइफ जी। 35 साल की एज में आते आते इन्हें जो था एनलाइटमेंट मिला, यानी कि इन्हें ज्ञान हुआ। कहाँ पर? बोध गया में, बिहार में। ठीक, इसी वजह से ये बुद्धा कहलाने लगे। क्यों? बुद्धा का मतलब होता है एनलाइटेड वन, यानी जिसको ज्ञान हो चुका हो। इसी वजह से इनका नाम बुद्धा पड़ गया। धर्म चक्र परिवर्तन, अब आ जाता है धर्म चक्र परिवर्तन। एट द प्लेस वेयर बुद्धा गॉट एनलाइटमेंट अ टेम्पल इज नोन एज महाबोधि टेम्पल। जहाँ पर बुद्धा जी को एनलाइटमेंट मिला था वहाँ पर एक टेम्पल कंस्ट्रक्टेड है, उसे महाबोधि टेम्पल कहा जाता है। वहाँ पे बनाया गया था, और जो पीपल का पेड़ था जिसके नीचे बैठ के वो तपस्या करते थे उसे महाबोधि ट्री कहा जाता है। ही वॉज ऑल्सो कॉल्ड टाट घाट, और यानी कि फाउंडर ऑफ ट्रुथ भी कहा जाता है। इन्होंने जो अपना पहला सरमन था यानी उद्देश्य था वो डियर पार्क सारनाथ वाराणसी के पास दिया था, जो कि 5 तपस्वियों ने प्रेजेंस में इन्होंने उद्देश्य दिया था। इस इवेंट को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इवेंट कहा जाता है, और इसी इवेंट को धर्मचक्र परिवर्तन ही कहा जाता है। और धर्मचक्र परिवर्तन का मतलब क्या है? द टर्निंग ऑफ द व्हील ऑफ सेक्रेड लॉ। इनका जो फेम था वो बहुत ज़्यादा फैल गया, इन्होंने कंट्री को ट्रैवल करा पूरा। इसके अलावा फिर इन्होंने बौद्ध संघ, मगध में बौद्ध संघ इस्टेब्लिश करे। वहाँ पर जाके इनके काफ़ी सारे फॉलोवर्स बढ़ने लगे। इवन जो रूलर्स थे मगध के, कौशले के, कौशाम्बी के, वो भी इनके फॉलोवर्स बन गए। काफ़ी सारे डिसाइपल्स इनके हर तरीके की सोसाइटी से थे, अमीर, गरीब, क्षत्रिय, ब्राह्मण, शूद्र, सभी इनके फॉलोअर्स बनते चले गए। इनके आखिरी सालों में, जो इनके जीवन के आखिरी साल में थे, ये कुशीनगर चले गए थे, जो कि गोरखपुर के पास है यूपी में आज की डेट में। वहाँ पर इन्हें महापरिनिर्वाण ऑब्टेन्ड हुआ। कब? 80 साल की एज में 483 BC कुशीनगर में, यानी कि एक तरीके से मोक्ष प्राप्त हुआ। इनके जो डिसाइपल्स थे यानी कि शिष्य थे, उन्होंने 8 अलग अलग जगहों पर इनके सेक्रेड रिमेन्स, यानी जिस तरीके से अस्थियाँ कहते हैं हिंदुओं में, उसी तरीके के इनके रिमेन्स भी, वो हेयर्स भी होते थे या और भी चीज़ें होती थी इनकी छोटी छोटी, उन चीज़ों को लेकर गए और वहाँ पर स्टूपास बनाए, जिसके बारे में आपने काफ़ी सुना भी होगा, सांची स्टूपा, जिसकी फ़ोटो भी आपको नीचे देखने के लिए मिलेगी। टीचिंग्स क्या क्या थी बुद्धिज्म की? बुद्धिज्म की टीचिंग्स ये थी कि हिज टीचिंग कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम स्टोरीज मेनली फाउंड इन सत्तू पटाखा, यानी कि जो आपने त्रिपेटिका ऊपर पढ़ते हुए आया उसमें जो बीच वाला था सत्तू पटाखा, उसमें इनकी टीचिंग्स आपको मिलेंगी स्टोरीज के थ्रू। सेल्वेशन कैन बी अचीव्ड बाय फॉलोइंग हिज टीचिंग्स कंटेन इन 4 नोबल ट्रूथ्स, और ये कहा जाता है कि जो सेल्वेशन इन मोक्ष है किस द्वारा पाया जा सकता है? 4 नोबल ट्रूथ्स के द्वारा पाया जा सकता है, और 8 फोल्ड पाथ के थ्रू पाया जा सकता है, जिसे अष्टांग मार्ग भी कहते हैं। यानी अगर 4 नोबल ट्रूथ और 8 फोल्ड पाथ अगर आप के यूज़ करेंगे, उसी पर चलेंगे, तब आपको सेल्वेशन, मुक्ति मिल सकती है। तो 4 नोबल ट्रूथ क्या है कि अगर आप जीवन जिएंगे तो आपको सफ़र ज़रूर होगा। सफ़र किसके द्वारा होता है? अगर आपकी डिज़ायर होती है में, अगर आप सफरिंग को आप ख़त्म कर सकते हैं किस तरीके से? अगर आप अपने डिज़ायर्स ख़त्म कर दें, और जितने भी डिज़ायर्स हैं उनको ख़त्म करने के लिए 8 फोल्ड पाथ यूज़ करिए। यानी जिंदा जीवन जिएंगे तो सफरिंग्स होंगी। सफरिंग्स क्यों होती हैं? क्योंकि हमारे मन में कुछ इच्छाएं होती हैं, डिज़ायर्स होते हैं। उन डिज़ायर्स को ख़त्म करने के लिए
अगर हमें सफरिंग्स को ख़त्म करना है तो डिज़ायर्स को ख़त्म करना पड़ेगा, और इन डिज़ायर्स को ख़त्म करने के लिए हमें 8 फोल्ड पाथ पे जाना चाहिए। तो 8 फोल्ड पाथ क्या है हमारा? राइट व्यू यानी सच्चाई, राइट इंटेंशन, आपका माइंड में कोई ईविल फ्री होना चाहिए, राइट स्पीच, न कोई सी भी ऐसी बात ना नहीं बोलिए जो दूसरे को हर्ट करे, राइट एक्शन, अच्छे के लिए काम करिए, राइट लिवलीहुड, रेस्पेक्टेड लाइफ जीजिए, राइट इफेक्ट यानी कि ईविल को ख़त्म करिए, राइट कंसंट्रेशन, मेडिटेशन प्रैक्टिस करिए, माइंडफुलनेस, अपने थॉट्स को कंट्रोल करिए। ये 8 फोल्ड पाथ है। अगर आप ये यूज़ करेंगे तो आप 4 नोबल ट्रुथ्स पे भी कर सकते हैं। ठीक है, 4 नोबल ट्रुथ्स इसके द्वारा अचीव होगी और आपको सैल्वेशन प्राप्त होगा यानी मोक्ष प्राप्त होगा। इसके बाद आ जाता है कि एटीट्यूड टुवर्ड्स गॉड, जो बुद्धा जी का भगवान के बारे में क्या मानना था। बुद्धा जी का मानना था कि ये धर्म के द्वारा ही पूरा का पूरा विश्व कंट्रोल करा जाता है, यही एक यूनिवर्सल लॉ है। पर इन्होंने कभी भी गॉड के एग्जिस्टेंस पे हमेशा साइलेंट रहे और फॉर्मली कभी डिनाई भी नहीं करा। लाइक महावीर ही एम्फेसिस्ड ऑन नॉन वायलेंस, और महावीर जी की तरह भी इन्होंने भी नॉन वायलेंस को माना, उस पर एम्फेसिस करा। इनके कोड ऑफ कंडक्ट क्या थे? कोड ऑफ कंडक्ट थे कभी झूठ नहीं बोलना है, कोई प्रॉपर्टी नहीं रखनी है, अल्कोहलिक ड्रिंक्स नहीं लेनी है, कोई वायलेंस कमिट नहीं करना है, और किसी भी करप्ट चीज़ में हमें नहीं पड़ना है। इन्होंने भी कर्मा पर बिलीव रखा, जिसे व्हील ऑफ एग्जिस्टेंस भी कहा जाता है। इसके अलावा निर्वाणा या फिर सल्वेशन या फिर मोक्ष पर इन्होंने बिलीव रखा। यूनिवर्सल ब्रदरहुड यानी कि सब लोग भाई हैं, सबको साथ में रहना चाहिए। इनको रिचुअल्स और सेक्रीफाइस पर कोई फेथ नहीं था, और अहिंसा यानी नॉन वायलेंस में इन्होंने नॉन वायलेंस भी इसी का एक पार्ट रहा। द इम्पोर्टेंस गिवन टू कंडक्ट एंड वैल्यूज रादर देन claims of superiority based on birth. Fellow feelings, compassion for young and weak draw men and women to Buddhist teachings. यानी कि बर्थ के बेस पर किसी की सुपीरियरिटी को नहीं माना इन्होंने। माना कि लोगों का जो काम है, उसकी फीलिंग्स हैं, जिस तरीके से वो वर्क करता है उसी तरीके से सुपीरियर हो सकता है। इसी वजह से जितने भी यंग लोग थे, हर तरीके के इंसान, औरत, आदमी, हर तरफ बुद्धिस्ट टीचिंग की तरफ अट्रैक्ट होता चला गया। इसके अलावा क्या इनकी ऑर्गेनाइजेशन थी, इन्होंने संघ बनाए थे जो आपने ऊपर पढ़ा था, बौद्ध संघ। वो एक्चुअली चीज़ क्या थी? बौद्ध संघ एक वो चीज़ थी जहाँ पर बुद्धिज्म से रिलेटेड टीचिंग्स दी जाती थी। आगे चल के एक संघ बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन बनने लगे थे, और जिसके द्वारा बुद्धिज्म काफ़ी फैला था। इसके क्या क्या प्रिंसिपल थे? इसकी पहली था कि मेंबरशिप कैसे मिलती थी, कि आपको एक मोनेस्ट्रिक ऑर्डर, मेंबर ऑफ द मोनेस्ट्रिक ऑर्डर यानी एक मॉन्क की तरह आपको जीना पड़ेगा, भिक्षु की तरह जीना पड़ेगा आपको। और आप कैसे जियोगे? कि आपको पूरी दुनिया को, सारी चीज़ों को, अपने परिवार वगैरह को सब कुछ छोड़ के आना पड़ेगा, और मिनिमम एज आपकी 15 साल होनी चाहिए। उस वक्त आपको एक ओथ लेनी पड़ेगी, बुद्धम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि, यानी कि आई विल टेक अंडर शेल्टर ऑफ बुद्धा, रिलीजन एंड संघा। ये आपकी ओथ होती थी। इनके 10 कमांडेंट्स मतलब कि इम्पॉर्टेंट लॉज जो कि आपको फॉलो करने चाहिए। इनको पारमिता भी कहा जाता था, कि आपको सच बोलना है, ब्रह्मचार्य रहना है, किसी भी चीज़ को आप नुकसान नहीं बढ़ाएंगे, कोई प्रॉपर्टी नहीं लेंगे, म्यूज़िक और डांस को अवॉइड करेंगे, मील्स आपको फिक्स टाइम पर लेंगे, इंटॉक्सिकेंट नशे वाली चीज़ नहीं लेंगे, खुशबू वाली चीज़ नहीं यूज़ करेंगे, क्वेश्चंस पे कभी स्लीप नहीं करेंगे, और आपके पास पैसे नहीं होने चाहिए। ये 10 कमांडेंट्स थे। इसके अलावा विहाराज, भिक्षु एंड भिक्षुकांस रोम 8 मंथ्स अ ईयर। ये लोग रोम करते थे, इधर उधर जाते थे 8 महीने के लिए पूरे साल में। और ये कहाँ सोते थे? विहारास में सोते थे। विहारास क्या है? टेम्पल्स जो होते हैं बुद्धिस्ट के, उन्हें विहारास कहते हैं। तो इनके लिए एक स्पेशल रूल्स हुआ करते थे भिक्षुकांस के लिए, जिससे कि इस जो है डिसिप्लिन बना रहे। लेड लाइफ ऑफ चैस्टिटी, ब्रह्मचार्य वाली लाइफ, और तपस्वी, डिवोशन एंड प्योरिटी के पाथ पर ये लोग चलते थे। सेक्ट्स ऑफ बुद्धिज्म यानी बुद्धिज्म में क्या क्या सेक्शंस थे। जब चौथी काउंसिल हुई, जो कि किसकी बात है? इन द रेन ऑफ कनिष्का, यानी कि कनिष्का जब राजा का वक्त चल रहा था, उस वक्त में इनके 2 सेक्शंस बने, हिनायाना एंड महायाना। हिनायाना कौन थे? जिन्होंने गॉड के एग्जिस्टेंस पे बिलीव नहीं रखते थे, और ये 8 फोल्ड पाथ को सेल्वेशन का ज़रिया मानते थे। आइडल वर्शिप यानी मूर्ति पूजा के ऊपर ये बिलीव नहीं रखते थे। बुद्धा जी को भगवान नहीं मानते थे, कहते थे कि वो एक ह्यूमन बीइंग थे जिन्हें सल्वेशन मिला उनके एफर्ट्स के द्वारा। पाली
एज अ लैंग्वेज माने करते थे, यानी कि जितनी भी स्क्रिप्चर्स वगैरह इन सब के लिखे जाते थे और इसी पाली लैंग्वेज का ये इस्तेमाल करते थे। इंडिया में, श्रीलंका में, म्यांमार, कम्बोडिया, लाओस में इस तरह के हिनायान बुद्धा मिलेंगे आपको। महायाना यानी महा का मतलब बड़ा, याना मतलब व्हीकल, तो इस वजह से ग्रेट व्हीकल ऑफ सेल्वेशन भी इसका कहा जाता है। ये जो थे कॉम्बिनेशन थे हिंदुज़म और बुद्धिज़्म का। बुद्ध को ये इनकारनेशन यानी कि अवतार मानते थे, भगवान का अवतार। कॉन्सेप्ट बोधिसत्वा, बोधिसत्व क्या होता है? होली बुद्धिस्ट हु आर रैपिडली प्रोसीडिंग टुवर्ड्स गेनिंग निर्वाणा, यानी बुद्ध सत्वा के कॉन्सेप्ट को मानते थे, यानी कि कुछ लोग ऐसे होंगे जो इस तरह से तपस्या करते थे कि हल्के हल्के करके उन्हें निर्वाणा भी अचीव नहीं हुआ है, यानी मोक्ष भी अचीव नहीं हुआ है, पर वो आगे चल के अचीव कर लेंगे। एक तरीके से वो बौद्ध बनने की तरफ बढ़ रहे हैं। गोल टू अटेन स्वर्ग नॉट निर्वाणा, और इनका जो वो था गोल था वो ये था कि इन्हें स्वर्ग जाना है, ना कि निर्वाणा। सिर्फ मोक्ष नहीं, इन्हें निर्वाणा स्वर्ग जाना। देखिए मोक्ष, मोक्ष का क्या मतलब है कि आपकी डेथ और लाइफ, मरते हैं फिर जन्म लेते हैं फिर जीते हैं फिर मरते हैं, ये जो साइकिल है इसके एंड को कहते हैं मोक्ष मिलना। स्वर्ग एक अलग चीज़ है, स्वर्ग और मोक्ष में फ़र्क होता है। वर्शिप इमेज ऑफ बुद्धा, और ये बुद्ध भगवान की इमेज की पूजा करते थे। स्कॉलर्स नागार्जुन एंड असंगा फाउंडेड द महायान सेक्ट, यानी कि कुछ स्कॉलर्स नागार्जुन और असंगा जैसे स्कॉलर्स ने ही इसी सेक्शन को स्टार्ट करा था। इनके जो स्क्रिप्चर्स थे वो संस्कृत में थे। कनिष्क भी इनके एक फॉलोवर थे। नॉर्थ वेस्ट इंडिया के पार्ट्स में आपको इस तरीके के बौद्ध मिलेंगे। साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में मिलेंगे, चाइना और जापान में भी आपको महायाना ही मिलेंगे। इम्पैक्ट क्या रहा था बुद्धिज्म का? अहिंसा सबसे बड़ा इम्पैक्ट था। आगे चल के कई सारी जगहों पर अहिंसा का इस्तेमाल हुआ। हमारी हिस्ट्री में भी कई जगहों पर अहिंसा, गांधी जी से रिलेटेड आपने पढ़ी होगी, तो यही अहिंसा यहीं से आया। इन्फ्लुएंस ऑन रिलीजियस लाइफ क्या था? चैलेंज, ये हिंदूज़ के लिए एक चैलेंज बने थे, क्योंकि हिंदूज़ में कॉस्टली यजनास हो रहे थे, सेक्रीफाइस हो रहे थे, रिजिड कास्ट सिस्टम था, तो ये सब चीज़ें जो थी वो बुद्धिज्म में नहीं थी। सोशल लाइफ में क्या था इनका? अब जो वीकर सेक्शन था उसे भी अपॉर्चुनिटी मिलने लगी थी कि वो अपनी पॉलिटिकली और सोशल लाइफ के बारे में बोल पाए, तो ये एक बहुत बड़ा चेंज आने लगा था। पॉलिटिकल इम्पैक्ट, शाक्या, वेशमालाज, एम्प्रेस बुद्धिज्म, इन सब लोगों ने बुद्धिज्म को एम्ब्रेस करा, यानी मानना स्टार्ट करा। और अशोका एंड कनिष्का जैसे राजाओं ने बुद्धिज्म को अपना स्टेट रिलीजन घोषित कर दिया, यानी कि जो भी इनके रीजन में लोग रहेंगे उनको बुद्ध रिलीजन की रिस्पेक्ट उसको मानना पड़ेगा, अशोका और कनिष्का के राज्य में। कल्चरल इम्पैक्ट कैसा रहा कि बहुत ज़्यादा स्प्रेड हुआ। स्प्रेड होने के बाद ये बाहर की कंट्रीज़ में स्प्रेड हुआ, तो भारत और जो बाकी कंट्रीज़ में जो कल्चरल डिफरेंसेस थे वो थोड़े कम हुए। एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कल्चरल डिफरेंसेस को ख़त्म करने वाली चीज़ बना। लैंग्वेज एंड लिटरेचर, लैंग्वेज ऑफ द मासेज, ये लैंग्वेज जो थी ज़्यादातर पाली लैंग्वेज, जो कि ज़्यादातर लोगों की लैंग्वेज थी, वो यूज़ करी गई। त्रिपेटिकाज और जटाकाज ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा। इसके अलावा और भी लिटरेचर हैं जिन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा। आर्ट एंड आर्किटेक्चर, स्तूपा, चित्याज एंड विहारास बनाए गए। देखिए ये अशोका स्तूपा, सांची स्तूपा के बारे में आपने सुना भी होगा। चित्याज के भी नीचे फ़ोटो मिल जाएगी। विहारास यानी टेम्पल्स बनवाए गए, वो बनवाए गए। उसमें उसको अलग अलग जगहों पे किस तरह बनते थे, रॉक कट टेम्पल्स होते थे, यूनिक डिज़ाइन होता था उनका, तो उनकी फ़ोटोज़ अभी नीचे आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। देखिए ये हैं स्तूपास, इस तरीके से बने रहते थे। चित्याज एक तरीके से पिलर्स होते थे, हॉल्स टाइप का होता है, मीटिंग्स के लिए यूज़ करे जाते थे। और ये विहारास जो टेम्पल्स होते हैं बुद्धिज्म के, वो। डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म, डिक्लाइन क्यों हुआ? सबसे पहली चीज़, जो महायाना और जो बुद्धिज्म में सेक्ट्स बने दो, उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जो इसकी प्रेस्टीज और पॉपुलैरिटी थी उसको चोट पहुंची और काफ़ी सारे डिफरेंसेस आगे बढ़ने लगे। इसके अलावा देखिए 2 इंपॉर्टेंट सेक्ट्स आप पढ़ चुके हैं, उसके अलावा 16 और अलग अलग तरीके सेक्शंस भी थे, तो बुद्धिज्म बहुत ज़्यादा डिवाइड हो चुका था। लैंग्वेज देखिए, संस्कृत को एक अपर क्लास की लैंग्वेज माना जाता था और बुद्धा जी की डेथ के बाद उसी को अडॉप्ट कर लिया गया। करप्शन इन संगा, जो मॉन्क्स थे और जो नन्स थी उन्होंने लग्जीरियस लाइफ जीने स्टार्ट कर दी, और जो रॉयल पैटर्न जो आती थी उनसे वो रिच बनते रहे और वो अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए यूज़ करने लगे और वर्ल्डली लाइफ जीने लगे, तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह बना। रिफॉर्म्स इन हिंदुज़म में कुछ ऐसे रिफॉर्म्स आए, चेंजेस आए कि उन्होंने बुद्धिज्म की अच्छी चीज़ों को अडॉप्ट करा। और इवन जो बाहर से जो फॉरेन इन्वेडर्स, यानी इंडिया में जो इन्वेडर्स आते थे हमला करने के लिए, अगर वो सेटल हो जाते थे इंडिया में, तो उन्होंने भी हिंदुइज्म को अपना रिलीजन माना बुद्धिज्म की जगह।
इसके अलावा जो इन्वेजन हुआ था टर्किश द्वारा, जो 8th सेंचुरी एडी में हुआ था, उन्होंने काफ़ी सारी मोनेस्ट्रीज़ को लूटा, वहाँ की चीज़ों को जलाया, नालंदा और तक्षशिला की मोनेस्ट्रीज़ को पूरी तरह बर्बाद कर दिया और मॉन्क्स को फोर्स कर दिया नेपाल और तिब्बत की तरफ जाने के लिए। एंड ऑफ रॉयल पैट्रोनेज, देखिए रॉयल पैट्रोनेज राजपूत जो थे वो वॉर लाइक ही थे, वो अहिंसा के मार्ग में नहीं चल पाए। गुप्ता जो थे वो हिंदू टेम्पल्स को ज़्यादा ऑनर करते थे, वहाँ अपनी पैट्रोनेज देते थे, इस वजह से इनकी रॉयल पैट्रोनेज कम होने लगी। अब हम पढ़ लेते हैं कि कंपैरिजन बुद्ध में, बौद्धिज्म एंड जैनिज्म में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं और क्या इनमें डिफरेंसेस हैं। तो सिमिलैरिटीज़ ये हैं कि दोनों ही, महावीरा जी और बुद्धा दोनों ही रॉयल फैमिली से आए थे और उन्होंने दोनों ही ने ही अपनी लाइफ को छोड़ के एक एस्थेटिक लाइफ, तपस्या वाली लाइफ जीना चाहा था। इसके अलावा वेदास की अथॉरिटी को उन्होंने नेगलेक्ट करा, डिक्लाइन करा। दोनों ने ही कॉमन लैंग्वेजेस में, यानी कि उन्होंने प्राकृत और इन्होंने पाली लैंग्वेज में वर्क करा, संस्कृत के अलावा। डिसाइपल्स जो थे, इनके शिष्य थे, हर क्लास और हर जेंडर के थे। अपोज्ड ब्लड सेक्रीफाइस, यानी जैसे आपको बताया एनिमल सेक्रीफाइस, उस तरीके के सेक्रीफाइस यानी बलि को अपोज कर रहा था। कर्मा डॉक्ट्राइन पे, यानी कर्मा पे बिलीव रखते थे, जो कि हिंदुइज्म में आया था। राइट कंडर, सही चीज़ करना, सही नॉलेज जो थी वो इनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे इंस्टीड ऑफ परफॉर्मिंग रिचुअल्स, यानी कि सेल्वेशन को पाने के लिए सही काम करना और सही ज्ञान ज़्यादा ज़रूरी है इंस्टीड ऑफ ये रिचुअल्स वगैरह करने के। तो ये दोनों में ही कॉमन चीज़ें थी। अब इसमें जो चेंजेस थे वो क्या थे, यहाँ पर जो था वो एक्सट्रीम पेनेंस की बात करी गई है और ये मिडिल पाथ, यानी कुछ हिंदू से, कुछ अपनी सोच के हिसाब से। तो एक्सट्रीम पेनेंस वाली यहाँ पर चीज़ नहीं थी और बौद्धिज्म में नहीं थी और जैनिज्म में थी। ये सिर्फ इंडिया में ही रहे, ये अब्रॉड में बहुत ज़्यादा, इंडिया के बाहर भी पूरे दुनिया में फैल गए थे। इट डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ बट बिलीव लाइफ इज एवरी लिविंग, बट बिलीव्स लाइफ इन एवरी लिविंग बीइंग। तो ये एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड पर बिलीव नहीं रखते थे और ये कहते थे कि हर जीव जंतु की लाइफ जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये किस पे मानते थे कि जो एक हमारी आत्मा है वो एक एटर्नल सोल है, यानी कि हमारी जो आत्मा है वो कभी नहीं मरती है। ये इस चीज़ पर बिलीव रखते थे। तो ये कुछ हमारे डिफरेंसेस थे। तो ये आपका जो थर्ड चैप्टर था वो कंप्लीट हुआ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म का। देखिए ये चैप्टर जो आपको बताए जा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ आपकी, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है तो आपकी जानकारी के लिए, इसके आप अगर नोट्स नहीं बनाएंगे तो आपको कुछ समझने नहीं आएगा, कन्फ्यूजन्स भी बहुत ज़्यादा होंगे। तो जितनी वीडियोज़ हैं उनका मेन पर्पस ये है कि आपको शॉर्ट में जल्दी से कोई चीज़ समझा दी जाए और आप उसके नोट्स प्रिपेयर करते जाएँ। ठीक है, इसके जो क्वेश्चन आंसर्स आपकी बुक्स में होंगे उनको आपको ढूंढना चाहिए और अपनी कॉपीज़ में भी करना चाहिए, जिससे कि आपको आगे चल के दिक्कत ना हो। जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी तो वो मरीन एम्पायर की आएगी। थैंक यू।